नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश के प्रधानमंत्री ने संसद की कैंटीन में खाना खाया है। रोटी, दाल, साग और जूस मात्र 30 रुपए में। समझना मुश्किल है कि देश गरीब है या प्रधानमंत्री गरीब है। संसद में सांसदों को सस्ता खाना मिलता है क्योंकि वो जनता के बीच से चुन कर आए हैं। पर जिस जनता ने चुना है उनकी स्थिति यह है कि वो 29 रुपए में पूरे परिवार को 3 टाइम खिलाएं, वो भी बिना कैंटीन के। रहा सवाल जूस का, तो परिवार की उम्मीदें उसका जूस बनाने के लिए पहले से तैयार होती हैं। प्रधानमंत्री ने खाने के बाद लिखा कि अन्नदाता सुखी भव, यानी अन्नदाता सुखी हो। और असली अन्नदाताओं की हालत देखिए हमारे देश में। डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। तो 2 बजट पेश होने के बाद देश की हकीकत यही है कि पीएम 29 रुपए में खाना के साथ जूस भी पी रहे हैं और किसान डीजल खरीदने के बारे में अभी सोच रहा है। नेता कह रहे हैं चारों तरफ कि लोगों को राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के विषय में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में तेजी आई है। यानी प्रधानमंत्री की किस्मत साध्वी प्राची के बयानों की तरह आजकल कंट्रोल से बाहर है। बीजेपी के घोषणा पत्र को फिर से पढ़ने की बारी आ गई है। पीएम की किस्मत से संबंधित या पीएम की किस्मत के संभावित असर का उसमें जिक्र फिर से ढूंढना होगा। इधर राहत की उम्मीद नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। जनता दरबार के परिणाम की समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार। याद रखिए, इसी दरबार में लोगों की भीड़ के विषय में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि लोग उत्साह में भी आ जाते हैं। सबको समस्या ही नहीं होती जो जनता दरबार में आते हैं। नीतीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि उत्साह की पराकाष्ठा हम देख चुके हैं। लोग जूता भी चला चुके हैं। इधर मौसम का असर भी बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है, तो इन सब पर बात करेंगे। फिलहाल स्थिति यही है कि देश के पीएम सस्ता खाना खा रहे हैं। वित्त मंत्री के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और हमारे मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक निर्णय पर माफी मांग रहे हैं। अब सवाल पूछेंगे आप कि आपके मुद्दों का क्या होगा, तो हमेशा की तरह हम भी डीएनए लेकर आप ही के मुद्दों पर हाजिर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश के तर्ज पर विशेष सहायता की घोषणा की। उस घोषणा के बाद बिहार का पिछड़ापन और विशेष दर्जे का मुद्दा एक बार फिर से हमारे बीच चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार को भारी आर्थिक नुकसान होगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, को जो नुकसान हो रहा है वित्त आयोग के सिफारिशों के बाद, 14वें वित्त आयोग के सिफारिशों के बाद, वो नजरअंदाज करने लायक नहीं। यह कानून से निकला हुआ, बिहार पुनर्गठन विधेयक से निकला हुआ, इसको आप समाप्त अगर करते हैं तो यह कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों की समझ में यह जस्टिसिएबल है। तो इसी अहम बयान और अहम खबर को समझने की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि बिहार को पहले केंद्रीय करों से 13,000 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इस बढ़े हुए आंकड़े को नीतीश कुमार बिहार के साथ उदारता नहीं बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी कह रहे हैं। ये भी देखें। तो अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आपने कमी कर दी और उसमें जो केंद्रांश था वो सबको खत्म करके अब आपने राज्य के हवाले कर दिया और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो पैसा होगा, तो अब अलग से कोई योजना मद में सहायता नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की भी सारी राशि आ गई। तो ये सब चीजों को मर्ज कर दिया जा रहा है। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट देखिए, वो तो खुद कहता है कि ये कंपोजिशनल शिफ्ट है। ये 32% से 42% जो वृद्धि हुई है, ये तुलनीय नहीं है पिछले से आज के बीच में। तो करोड़ों की चर्चा हो रही है, इसमें से आपको क्या मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कम से कम चर्चा आप भी कीजिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लगभग 10 साल पुरानी है। 9 दिसंबर 2005 को तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। इस मांग का तब बीजेपी ने भी देखिए समर्थन किया था, लेकिन अब क्या तस्वीर है? अब वही बीजेपी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है और नीतीश सोमवार को उन्हीं सवालों का जवाब देते भी नजर आए। ये भी देखिए। बिहार और जैसा पिछड़ा गरीब राज्य को इसमें प्राथमिकता दी गई है। और ये जो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमको, तो मैं तो चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार ये प्रमाणित करें कि 15वें वित्त आयोग से बिहार को लाभ होगा कि नहीं होगा। बिहार को 14-15 में जो रिवाइज्ड है उसमें मिलने वाला है 36,963 करोड़ रुपया, यानी लगभग 37,000 करोड़। अब 15-16 में कितना मिलेगा?
50,747 करोड़। वृद्धि कितनी की है? 37.3% की। अब तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों का प्रतिशत के टर्म में देखिए तो आपको हम बताना चाहेंगे कि राजस्थान को मिलेगा इसी प्रकार से, हमको तो मिला 37% इजाफा हुआ, राजस्थान का इजाफा होगा 46%, उड़ीसा का इजाफा होगा 56.4%, वेस्ट बंगाल का होगा 57.7%, हरियाणा का होगा 60.3%, मध्य प्रदेश का होगा 64.7%, महाराष्ट्र का होगा 65.1%, आंध्र प्रदेश का होगा 65.3%, केरला का होगा 65.5%, कर्नाटक का होगा 69.2%, झारखंड का होगा 73.9%, पंजाब का होगा 75.9%, जम्मू कश्मीर का होगा 80.6%, छत्तीसगढ़ का होगा 93.9%, 93.9%। तो जो आरोप सुशील कुमार मोदी ने लगाए थे, नीतीश कुमार उसका जवाब दे रहे थे। हकीकत यह है कि झारखंड से अलग होने के बाद 15 साल बाद केंद्र सरकार ने यह माना कि बिहार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसे रॉयल्टी मिले। इसलिए इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए उसने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष सहायता देने की घोषणा की। अब देखिए इस पर सियासत हो रही है। तो आइए एक एक कर उन पॉइंट्स, उन बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर सालों से, वर्षों से सियासत लगातार जारी है। सबसे पहले बात करते हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की। ध्यान से सुनिएगा, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में यह कहा गया है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% होगी। पहले 32% थी, आप इस बात को जानते होंगे। स्थानीय निकायों को 5 साल तक सामान्य अनुदान मिलेगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत 2,87,000 करोड़ तक का अनुदान मिल सकेगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में प्रावधान है कि पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलने का भी अधिकार होगा। अब इन सिफारिशों को लेकर जेडीयू और बीजेपी दोनों की अलग अलग राय। सबसे पहले जेडीयू क्या करिए आपको बताते हैं। जेडीयू का कहना है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार को नुकसान होगा, घाटा होगा। बीआरजीएफ यानी बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को खत्म कर देने से बिहार को नुकसान होगा, ये जेडीयू कह रही है। बीजेपी कह रही है कि केंद्रीय करों में 10% की जो बढ़ोतरी हमने की है उससे बिहार को फायदा होगा। 14वें वित्त आयोग के जरिए केंद्र ने विशेष दर्जा प्राप्त और सामान्य राज्यों के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है। बिहार जैसे राज्य अपनी प्राथमिकता खुद तय करेंगे कि उनको पैसे का इस्तेमाल कहां करना है। यानी जेडीयू अब भी बिहार को विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। उसे 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आइए अब समझते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिल सकता है या कौन सी बातें हैं जो बिहार के पक्ष में है। पहली बात, बिहार का जीडीपी तो तेजी से बढ़ा, लेकिन देखिए प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें वृद्धि के लिए बड़े निवेश की बिहार में आवश्यकता है। दूसरी वजह यह है कि कृषि के औद्योगिकीकरण और उद्योगों में भारी निवेश, ताकि विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को अगर खड़ा करना चाहते हैं आप, तो आपको इंडस्ट्रीज में बढ़ावा देना होगा। तीसरी अहम बात जो बिहार के पक्ष में हो सकती है, आधारभूत संरचना जैसे सड़क, रेल, बिजली, संचार को दुरुस्त किया जा सके। इन सारे क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ है। चौथी वजह है गरीबी को खत्म करना। बिहार में आज भी हकीकत यही है कि 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। औसत प्रति व्यक्ति आय अगर आप बिहार का देखेंगे तो 28,317 रुपए है, जो राष्ट्रीय औसत, नेशनल एवरेज 68,747, 68,747 से 40,000 से ज्यादा कम है। पांचवी और अहम बात देखिए, बिहार की जमीन उर्वर है, लेकिन खेती के समय अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में नेपाल से निकलने वाली नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। इस वजह से खेती हो नहीं पाती। आंकड़ों के हिसाब से देखिए 38 में से 32 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की समस्या से ग्रसित होते हैं। 68 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ग्रस्त है और जल जमाव से प्रभावित है। अब जरा सोचिए आप कि 93 लाख हेक्टेयर भूमि है कुल बिहार में, 93 लाख, 93 लाख,
और इसमें से 68 लाख बाढ़ और जल जमाव की समस्या से ग्रसित होती हैं। तो फिर सवाल है कि लोग खेती कैसे करेंगे, लोगों की आमदनी का जरिया कैसे बढ़ेगा और बिहार की तरक्की कैसे होगी। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निवेशकों को अगले 1 साल तक आयकर, कस्टम्स, एक्साइज, इन सारी चीजों में पूरी तरह से छूट मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी मात्र 10% होगी। तो इससे आप जानते हैं राजस्व बढ़ेगा और बचेगा भी। केंद्र सरकार को ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सहयोग भी करेगा और इससे सामाजिक और निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है मान लीजिए तो बिहार जल्द ही विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं बिहार को विशेष पैकेज के साथ विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। दरभंगा में बात कही गई थी। सुशील मोदी साहब भी कहते नजर आए थे। अब मोदी सरकार के 9 महीने से अधिक हो चुके हैं। बजट में विशेष सहायता की बात सरकार उनकी कर रही है, लेकिन यह जिक्र नहीं है कि वो कैसे सहायता करेंगे। और विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी भी साफ साफ कुछ भी नहीं कह रही है, या यूं कहिए कि इसे पेचीदगियों में उलझा कर रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि पिछड़ेपन का मानक तय करने की बिहार की मांग पर मनमोहन सरकार ने रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी चर्चा बार बार नीतीश कुमार भी करते रहे और जिसने 26 सितंबर 2013 को अपनी रिपोर्ट जारी की। उसमें राज्यों को जिसमें विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई या सहायता की बात कही गई, तो सहायता के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक रखा गया कि जो सबसे कम विकसित हैं, अत्यंत कम, अल्प विकसित यानी जो थोड़े ज्यादा विकसित हैं, और विकसित जो पूरी तरह से डेवलप्ड हैं। कमेटी ने बिहार को अत्यंत कम विकसित की श्रेणी में रखा, यानी यहां पर विकास की जरूरत है, यानी बिहार विशेष केंद्रीय सहायता का हकदार है। सवाल आज ये है कि सारे मानकों पर खरा उतरने के बाद बिहार को यह दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि इसकी मांग पिछले 10 सालों से लगातार होती रही है। आज से 2 साल पहले देखिए, बीजेपी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में थी, मांग करती थी, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही। तो क्या ये कहा जाए कि विशेष राज्य के मुद्दे पर सिर्फ विशेष राजनीति ही हो रही है? एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नीतीश कुमार जनता के दिल में उतरने की कवायद में जुटे हैं। पहले बिहार की बिगड़ती व्यवस्था का हवाला देकर सीएम बने, फिर गलती के लिए माफी मांगी और अब पिछले 9 साल की गलतियों को सुधारने की कवायद करने का ऐलान भी कर दिया। दरअसल नीतीश ने जनता दरबार की पिछले 9 सालों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद नीतीश तय करेंगे कि जनता दरबार में जनता को क्यों निराशा हाथ लगी, क्यों जनता ने हंगामा किया और क्यों इस पर सवाल उठे। से जो ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा, तो इसका पूरा हम एक अध्ययन कराएंगे कि कितने मामले आए, कितने का निपटारा हुआ और इससे किस किस प्रकार के कितने मामले थे, सबका एक अध्ययन हम कराएंगे और इसका भी असेसमेंट करेंगे कि ये किस हद तक कारगर साबित हुआ और फिर उसके बाद उसमें और कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता दरबार की समीक्षा करेंगे, यानी रिजल्ट कितना आया इसका विश्लेषण होगा। नीतीश कुमार लगातार अपने इस दरबार की तारीफ करते रहे, उनके प्रयास को सराहा भी गया और उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि 2014 में उन्होंने कहा था अगर जनता दरबार बंद हुआ तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। यानी नीतीश कुमार इस प्रयास को एक ऐसी कोशिश के रूप में मानते हैं जो उनको दूसरे नेताओं से अलग श्रेणी में खड़ा करता रहा। 21 अप्रैल 2006 को नीतीश कुमार पहली बार जनता दरबार में लोगों से मुखातिब हुए थे और तब से यह सिलसिला लगातार जारी है। दावा यह भी है कि 95% मामले सुने जाते हैं और उसका समाधान भी होता है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल यह है कि समीक्षा की नौबत क्यों आ गई। दरअसल अगर आप जनता दरबार का इतिहास उठाकर देखें तो यह भी पता चलता है कि असंतोष के स्वर नीतीश कुमार के दूसरे कार्यकाल में बढ़े। जैसे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और सरकार सिर्फ अपनी छवि चमकाने की कोशिश करे। उस दौरान बहुत हंगामा हुआ था, जबरदस्त हंगामा हुआ था। फिर यह भी कहा गया कि कुछ घटनाओं के आधार पर आप पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। ठीक बात भी है, आप एक उदाहरण को लेकर व्यवस्था को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, पर सवाल इस बात को लेकर भी है
कि जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई है, जिसे नीतीश कुमार खुद स्वीकार भी करते नजर आ रहे हैं, उसे लेकर तस्वीर यह बन गई है कि फरियादी कुछ भी करें, समस्या का समाधान निकलना मुश्किल है। ये इसलिए क्योंकि जनता दरबार में जो फरियादी आते हैं और जो फरियाद सुनी जाती है उसका वर्गीकरण किया गया शिकायतों के आधार पर। और ये शिकायतों को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि ज्यादातर मामले जो लेकर आते हैं लोग, वो पुलिस के खिलाफ होते हैं या जमीन से जुड़े हुए मामले होते हैं। अब महीने के पहले सोमवार को जो सुनवाई होती है उसमें पुलिस प्रशासन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा भीड़ पहली सोमवार को होती है। यानी सरकार के प्रति जनता में भरोसे की कमी होगी तो नतीजा राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं होगा। ये नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझते हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाओं में तेजी हुई है बिहार में, उससे सुशासन के मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार इसी समीक्षा के बहाने एक संदेश देना चाहते हैं कि जनता की समस्याओं के प्रति वो आज भी उतने ही गंभीर हैं जितना 2006 में थे। छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। वैसे तो राजनीति इस बात के लिए जानी जाती है कि वो अपने हिसाब से ऐसा वातावरण बनाए जहां नेताओं को चारों ओर हरियाली ही नजर आए। पर बिहार में देखिए स्थिति बदल भी सकती है। मौसम का असर राजनीति पर भी हो सकता है। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्या मौसम की मार राजनीति पर पड़ेगी? गर्मी के मौसम में क्या होगा नीतीश जी? जी हां, सवाल सुनने में अजीब लग रहे हैं, पर हकीकत यही है कि बिहार की राजनीति पर मौसम की मार पड़ सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी हित की फसल पर सूखे के आसार हो जाएं। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू में ऊर्जा भरने की कोशिश में हैं और बिहार में ऊर्जा के हालात बता रहे हैं कि बिहार के गांव में बिजली चमकने की जगह राजनीति पर बिजली गिर भी सकती है। नीतीश कुमार लगातार बिजली की उपलब्धता को विकास के पैमाने के साथ जोड़ते रहे हैं। मैंने वादा किया है बिजली की स्थिति को सुधारेंगे और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं। अगर बिजली की स्थिति में हम सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। जनता भी ऐसे वादों को गवर्नेंस के प्रति गंभीरता के तौर पर देखती रही है, पर विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2/3 आबादी को बिजली नहीं मिलती है। बिजली की बर्बादी में भी बिहार अव्वल है। राजस्व उगाही में भी बिहार पीछे है। तकनीकी और वाणिज्यिक हानि से भी बिहार जूझ रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। यानी नीतीश कुमार के दावों पर आंकड़े भारी पड़ सकते हैं। हालांकि एक बदलाव जरूर देखने को मिला। एनटीपीसी और कांटी थर्मल पावर में काम शुरू होने से सरकार को राहत जरूर मिली है, पर इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि गर्मी के मौसम में डिमांड ज्यादा होगी और किल्लत होने पर सुधार के तर्क जरूरतों के आगे ठंडा साबित होंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि गर्मी बढ़ते के साथ ही जनता का पारा चढ़ेगा और राजनीति प्यासी नजर आएगी? मौसम का असर राजनीति पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब तक बिहार के लोग राष्ट्रीय औसत की बराबरी को तरस रहे हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 144 यूनिट है, जबकि राष्ट्रीय औसत 917 यूनिट। यानी देश के लिहाज से देखें तो बिहार बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में पीछे है, और राजनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी और जेडीयू विकास को ही प्राथमिकता बता रहे हैं। इसलिए 2015 तक अगर गांवों में बिजली नहीं चमकी तो जनता बिजली गिरा भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज डीएनए में इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।